नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुरंग सिंह। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में। और इस भाग में हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। इससे पहले हम भारतीय इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोतों के बारे में बात कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय। देखिए दोस्तों, पुरातत्व का मतलब होता है पुरानी या प्राचीन वस्तुओं के माध्यम से जब हम अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं या इतिहास की घटनाओं का अध्ययन करते हैं तो उसे पुरातत्व कहा जाता है। और इन प्राचीन या पुरानी वस्तुओं में क्या क्या शामिल हो सकते हैं, जैसे सिक्के, मुद्राएं, पत्थर के औजार, मृद भांड, अभिलेख, मूर्तियाँ, स्मारक आदि को शामिल किया जा सकता है। और जब इन तमाम प्राचीन या पुरानी वस्तुओं के माध्यम से जब हम इतिहास में घटी हुई घटनाओं का अध्ययन करते हैं तो उसे हम कहते हैं पुरातत्व। और ये तमाम वस्तुएं क्या कहलाती है? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों की जहाँ तक बात है तो भारत में पाषाण युगीन संस्कृतियाँ और सिंधु घाटी सभ्यता का जो अध्ययन है वो पूरी तरह से पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर करता है, क्योंकि इनके संबंध में हमें कोई भी साहित्यिक स्रोत या पाठ्यात्मक स्रोत अभी तक उपलब्ध नहीं है। इसीलिए हम पूरी तरह से इन दोनों के लिए पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर करते हैं। जहाँ तक पुरातात्विक स्रोतों के महत्व की बात है, एक तो खास बात यह कि इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। पुरातात्विक स्रोत क्योंकि किसी वस्तु पर मिलेंगे, जैसे आपको सिक्के, मुद्राएं, पत्थर के औजार, मृद भांड इनके रूप में मिलेंगे, इसीलिए इनमें किसी तरह का बदलाव संभव नहीं है। आपको सिक्का, अगर प्राचीन सिक्का आपको मिलता है या मुद्रा मिलती है तो आप उसे बदल नहीं सकते, जैसा है वैसा ही रहेगा। दूसरी बात है, इनके रचनाकाल को लेकर कोई भेद नहीं है। ये जिस समय रचे गए, जिस समय इनकी रचना की गई, जिस समय बनाए गए थे, वो एक निश्चित समय होता है। तो इसीलिए इनके रचनाकाल को लेकर किसी तरह का कोई भेद नहीं है, कोई विवाद नहीं है। और तीसरा महत्व इनका है कि ये लेखक के दृष्टिकोण से प्रभावित नहीं होते। ये जो दृष्टिकोण हमें दिखाते हैं, जिस चीज़ के बारे में हमें जानकारी देते हैं, वो बिल्कुल सटीक होती है। इससे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लेखक का इस क्या दृष्टिकोण है या इसे बनाने वाले शासक का क्या दृष्टिकोण है। दोस्तों, पुरातात्विक स्रोतों को हम मुख्य रूप से 5 भागों में बांट सकते हैं। एक तो उत्खनन से प्राप्त सामग्री, दूसरा अभिलेख, तीसरा सिक्के अथवा मुद्राएं, चौथा स्मारक अथवा भवन, और पांचवा है मूर्तियां अथवा शैलचित्र। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्खनन से प्राप्त पुरावशेषों की। उत्खनन या खुदाई से प्राप्त वस्तुएं जैसे कि पाषाण के औजार या जो मृद भांड हैं उसे इस श्रेणी में रखा जा सकता है। भारत में मुख्य रूप से जो पाषाण संस्कृतियां हैं और सिंधु घाटी सभ्यता का जो अध्ययन है उसके लिए ये स्रोत मुख्य रूप से उपयोगी हैं। भारत में मृद भांडों के आधार पर, जो खुदाई में मृद भांड मिले हैं उनके आधार पर 4 प्रकार की संस्कृतियों का वर्गीकरण किया गया है। इनके नाम हैं ओसीपी संस्कृति, बीआरडब्ल्यू संस्कृति, पीजीडब्ल्यू संस्कृति और एनबीपी संस्कृति। अब देखते हैं दोस्तों, इनको ये नाम दिया क्यों गया है। देखिए, ओसीपी संस्कृति ये अंग्रेजी नाम है जिसे ओक्रे कलर्ड पोट्री कहा जाता है। इसका अर्थ है गेरू रंग युक्त मृदभांड संस्कृति। एक बार इनको समझ लेते हैं दोस्तों। जिस तरह के हर इतिहास में विभिन्न संस्कृतियां जो हुई है, इतिहास से बहुत पहले रहने वाले जो लोग थे वो एक खास प्रकार के मृद भांडों का, या यूँ कह सकते हैं मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। और इन मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल जिस संस्कृति में किया जाता था उनके आधार पर इन्हें नाम दिया गया है। जैसे कि जिस प्राचीन संस्कृति में गेरुए रंग की मृद भांडों का इस्तेमाल किया जाता था उन्हें हम ओसीपी संस्कृति बुलाते हैं। और जिस संस्कृति में काले और लाल रंग युक्त मृद भांड इस्तेमाल किए जाते थे उन्हें हम बीआरडब्ल्यू संस्कृति यानी कि ब्लैक एंड रेड वेयर संस्कृति कहते हैं। और जिन संस्कृतियों में चित्रित और स्लेटी रंग के मृद भांड या मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे उन्हें हम पीजीडब्ल्यू संस्कृति यानी पेंटेड ग्रे वेयर संस्कृति कहते हैं। और चौथा है, जिस संस्कृति में उत्तरी काला यानी काले और चमकीले मृद भांड इस्तेमाल किए जाते थे उन्हें हम नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर संस्कृति कहते हैं। इसमें नॉर्दर्न इसलिए क्योंकि ये उत्तरी भारत में
विशेषकर मिली है। ये संस्कृति, ये जो मृदभांड है, ये हमें उत्तर भारत में मिलते हैं, इसलिए इसमें नॉर्दर्न यानी उत्तरी काला चमकीला मृदभांड संस्कृति कहा गया है। एक और बात इस संबंध में देखने की है कि ये जो संस्कृतियां हैं ये किस किस युग में मिली हैं। जैसे ओसीपी संस्कृति की बात करें तो ये हमें पाषाण युग में मिली है। जब मनुष्य पत्थर का इस्तेमाल करता था उस समय इस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल मनुष्य करता था, इसलिए ये पाषाण युगीन संस्कृति के समकालीन है। दूसरी है जो बीआरडब्ल्यू संस्कृति है वो है सिंधु कालीन संस्कृति के समकालीन, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है, क्योंकि सिंधु घाटी के निवासी इस प्रकार के मृदभांडों का इस्तेमाल करते थे। और तीसरा पीजीडब्ल्यू संस्कृति जो है वो है वैदिक युगीन संस्कृति के समकालीन। वैदिक कालीन जो लोग थे वो इस प्रकार के मृदभांडों का, जो चित्रित या स्लेटी रंग के होते थे, उनका इस्तेमाल करते थे, इसीलिए इसे हम वैदिक युगीन संस्कृति के समकालीन रख सकते हैं। और तीसरा और चौथा और अंतिम है एनबीपीडब्ल्यू संस्कृति। ये भारत में मुख्य रूप से मौर्यकालीन संस्कृति के समकालीन माने जाते हैं, क्योंकि मौर्य काल में हमें इस प्रकार के बर्तनों का इस्तेमाल, इस प्रकार के मिट्टी के मृदभांडों का इस्तेमाल देखने को मिलता है। इसीलिए ये भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार की संस्कृतियों का वर्गीकरण किया गया है, जिस जिस प्रकार के मृदभांड वहाँ मिले हैं। और ये भी हमने देखा कि किस संस्कृति के मुख्य रूप से ये समकालीन माने जाते हैं। आइए अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अभिलेखों की। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अभिलेखों के बारे में। अभिलेख का मतलब होता है, इसे इंग्लिश में इंस्क्रिप्शन या एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेख किसी सतह पर, किसी ठोस पत्थर या धातु की सतह पर जब उकेर के कुछ लिखा जाता है तो इसे हम अभिलेख कहते हैं। एक तरह का लेख जो किसी चीज़ पर उकेर कर, किसी ठोस सतह पर उकेर कर लिखा गया है, उसे हम अभिलेख कहते हैं। प्राचीन भारत के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो मुख्य रूप से पत्थर या धातु पर मिले हैं। वो मुख्य रूप से हमें पत्थर या धातु पर मिलते हैं और इनमें मुख्यतः चट्टानें, स्तंभ, ताम्रपत्र, मंदिर की दीवार, ईंटें, मूर्तियाँ आदि पर हमें ये अधिकांश अभिलेख मिलते हैं प्राचीन भारत में। सबसे प्राचीन जो अभिलेख मिलते हैं वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर मिलते हैं, लेकिन क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए ये अधिक उपयोगी साबित नहीं हो पाते हैं। लेकिन सबसे जो प्राचीन अभिलेख हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर मिलते हैं। लेकिन ऐसे अभिलेख जो सबसे पहले पढ़े गए सर्वप्राचीन जो अभिलेख हैं वो सम्राट अशोक के मिलते हैं, जिन्हें सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा 1837 ईस्वी में। ये अधिकांशतः ब्राह्मी या खरोष्टी लिपि में मिलते हैं। सम्राट अशोक के अभिलेखों को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख का मतलब किसी पत्थर की शिला पर लिखे गए लेख, स्तंभ मतलब किसी स्तंभ पर लिखे गए जो लेख हैं वो, और गुहालेख मतलब किसी गुफा के अंदर चित्रकारी के रूप में या जो लेख लिखे गए उन्हें गुहालेख कहा जाता है। अभिलेखों के जो अध्ययन है, अभिलेखों के अध्ययन को हम एपिग्राफी कहते हैं, यानी पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन का क्या महत्व है? सबसे महत्वपूर्ण स्रोत, ये इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत माने जाते हैं, क्योंकि एक तो ये तिथि युक्त और समसामयिक होते हैं। इनमें तिथि लिखी रहती है जिस शासक ने इन्हें लिखवाया, खुदवाया उसकी, और समसामयिक होते हैं, यानी उस समय के दौरान ये लिखे गए। दूसरा है शासक विशेष का नाम, उसका वंश, उपाधि, उपलब्धियां, तिथिक्रम या रुचियों के बारे में हमें जानकारी देते हैं। तीसरा, ये फेरबदल इनमें संभव नहीं है किसी तरह का। जैसे हमने देखा था कि इतिहास की पुरातात्विक स्रोतों का यही खास बात है कि उनमें किसी तरह का फेरबदल भी संभव नहीं है। इसी प्रकार अभिलेखों में भी किसी तरह का फेरबदल संभव नहीं है। दूसरा चौथा ये कि स्थानाभाव के कारण इनमें अनावश्यक सामग्री नहीं होती है। जो उपयोगी सामग्री है वही लिखी जाती है, अनावश्यक सामग्री का इसमें कोई वर्णन नहीं मिलता है। तो इस प्रकार हमने अभिलेख, अब हमें कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख मिले हैं जिनका उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। आपको परीक्षा की दृष्टि से लगभग 9 अभिलेख मैंने यहाँ दिए हैं जो आप याद कर सकते हैं। पहला है हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कलिंग शासक खारवेल से संबंधित है। हालांकि ये जो अभिलेख है ये बिना तिथि का अभिलेख है। दूसरा अभिलेख है नासिक अभिलेख, जिसका संबंध गौतमी पुत्र सातकर्णी से है। गौतमी बालश्री ने इस अभिलेख को लिखवाया था अपने पुत्र के लिए। तीसरा है प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद अभिलेख, इसका संबंध समुद्रगुप्त से है। इसके अंतर्गत हमें समुद्र की विजयों और उसकी नीतियों और उसके व्यक्तित्व के बारे में हमें जानकारी मिलती है। चौथा है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से है और
जूनागढ़ अभिलेख में हमें रुद्रदामन की विजय और उसके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी मिलती है। फिर है मेहरौली अभिलेख। मेहरौली अभिलेख का संबंध चंद्र नामक शासक से है, जिसे हम चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं, गुप्त शासक। ये इस अभिलेख की दोस्तों खास बात है कि ये जंग रहित है, यानी आज तक इस अभिलेख पर, इस मेहरौली स्तंभ लेख पर आज तक जंग नहीं लगी है। और ये कुतुब क्षेत्र में पाया जाता है। कुतुब क्षेत्र दिल्ली में अगर आप जाएंगे तो कुतुब मीनार के आसपास का जो एरिया है जहाँ प्राचीन इमारतें हैं उन्हें कुतुब क्षेत्र कहा जाता है। इस पर एक विशेष रसायन का लैब किया गया, जिसके कारण इस पर आज तक जंग नहीं लगी है। इसीलिए ये हमें भारत में रसायन विज्ञान की उन्नति के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। इसके बाद है भीतरी स्तंभ लेख। इस स्तंभ लेख का संबंध स्कंदगुप्त से है। इसमें हमें स्कंदगुप्त की विजयों के बारे में जानकारी मिलती है। फिर कुछ ताम्रलेख भी हमें मिले हैं, जैसे कि प्रभावती गुप्ता का ताम्रलेख, बारबरा गुहालेख मिले हैं जिनका संबंध अशोक से है, और नागार्जुनी गुहालेख मिले हैं, उनका संबंध अशोक के पुत्र दशरथ से है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इतिहास के तीसरे महत्वपूर्ण स्रोत, पुरातात्विक स्रोत के बारे में, जो है सिक्के तथा मुद्राएं। दोस्तों, सिक्के तथा मुद्राएं भी भारतीय इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत माने जाते हैं। और सिक्कों और मुद्राओं के अध्ययन है उसे हम न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। इसे कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स यानी सिक्के या मुद्राओं का अध्ययन करना न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। दोस्तों, सिक्के या मुद्राओं की सहायता से अतीत का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जैसे सोना, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता आदि के सिक्के हमें जानकारी प्रदान करते हैं। और मुद्रा शास्त्र, जैसे अभी हमने कहा न्यूमिस्मेटिक्स यानी मुद्रा शास्त्र जो है वो सिक्कों का अध्ययन करना मुद्रा शास्त्र कहलाता है। भारत के प्राचीनतम जो सिक्के हमें मिले हैं वो चांदी के हैं। चांदी अथवा तांबे के सिक्के मिलते हैं। सबसे प्राचीन सिक्के जो मिलते हैं वो चांदी या तांबे के सिक्के मिलते हैं। इन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता है। और इन पर लेख नहीं है, ये लेख युक्त नहीं मिलते हैं। और इन पर मुख्य रूप से चित्र मिलते हैं, जैसे मछली के चित्र, पेड़ के चित्र आदि के चित्र इन पर मिलते हैं। और ये मौर्यकालीन सिक्के मुख्य रूप से हैं। सबसे पहले जो लेखयुक्त सिक्के जारी किए वो हिंद यूनानी शासकों ने शुरू किए। और इन शासकों में शक, पहलव, कुषाण आदि शासक शामिल हैं। और ये जो सिक्के थे, लेखयुक्त होने का मतलब होता है इन पे तिथि अंकित होती थी, संबंधित राजा की आकृति या चित्र अंकित होता था, और उस शासक के बारे में कोई ना कोई जानकारी हमें ये सिक्के प्रदान करते हैं। इसके बाद गुप्त शासकों ने पहली बार भारत में सोने के सिक्के अत्यधिक मात्रा में जारी किए। गुप्त शासकों द्वारा सोने के सिक्के सर्वाधिक मात्रा में जारी किए गए। दोस्तों, यहाँ एक चीज़ और बता दें आपको कि रुपया जो आज हमारी मुद्रा है हमारे देश की, उसे सबसे पहले शेरशाह सूरी ने 1540 ईसा पूर्व में जारी किया था। अब देख लेते हैं कि आखिर सिक्कों या मुद्राओं का पुरातात्विक स्रोतों के रूप में क्या महत्व है। पहली बात यह है कि ये तिथि क्रम निर्धारण करते हैं। तिथि क्रम कि सबसे पहले हिंद और यूनानी शासकों ने भारत में तिथि युक्त सिक्के जारी किए, तो ये हमें तिथि बताते हैं उस समय की। खासकर भारत के इतिहास लिखने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इन पर तिथि लिखी होती है, किस राजा ने किस समय और किस अवसर पर इन्हें जारी किया, उस समय का तिथि इन पर अंकित होती है। दूसरी बात है, हमें संबंधित शासक के धार्मिक विश्वासों की जानकारी हमें मिलती है। जैसे कुमारगुप्त ने कार्तिकी प्रकार के सिक्के जारी किए, जो उसके शैव धर्म का अनुयायी होने का प्रमाण है। इसके बाद कला पर प्रकाश पड़ता है। उस समय किस प्रकार की कला प्रचलित थी, उस पर सिक्कों के माध्यम से काफ़ी प्रकाश पड़ता है। व्यापार व आर्थिक स्थिति की जानकारी भी हमें इनके माध्यम से मिलती है, क्योंकि जिस तरह के सिक्के जारी किए गए, जैसे हम देखते हैं कि हिंद यूनानी शासकों ने पहली बार भारत में सोने के सिक्के जारी किए, तो उस समय के आर्थिक प्रगति की जानकारी हमें मिलती है। और सर्वाधिक मात्रा में सिक्के गुप्त शासकों के समय जारी किए गए, जो ये बताता है कि गुप्त काल जो था वो भारत का स्वर्ण युग एक तरह से माना जाता है। और सिक्कों की मात्रा से भी निर्धारित होता है कि उस समय का व्यापार और आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी। साम्राज्य की सीमा निर्धारण में भी ये सिक्के बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि सिक्के जहाँ जहाँ हमें प्राप्त होते हैं, जिस जिस क्षेत्र में संबंधित शासक के सिक्के प्राप्त होते हैं, वहाँ वहाँ उस शासक के साम्राज्य की स्थापना का हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा शासक की रुचियों के बारे में भी इनसे हमें जानकारी मिलती है। शासक की रुचियाँ जो है उनकी भी जानकारी हमें इनसे मिलती है। जैसे समुद्रगुप्त का वीणा प्रकार का सिक्का जो है वो दिखाया गया है।
तो उससे हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त के विभिन्न प्रकार के सिक्के जो हैं वो इस बात की जानकारी देते हैं कि उसे संगीत का शौक था, और उसके व्याघ्रहंता प्रकार के सिक्के उसके शौर्य को, उसके शिकार के प्रदर्शन को दिखाते हैं। इसके अलावा घटना विशेष की जानकारी भी हमें इन सिक्के या मुद्राओं के माध्यम से मिलती है। जैसे समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ पराक्रम नाम के सिक्के जारी किए, जिससे पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इतिहास की एक अन्य महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत स्मारक तथा भवनों के बारे में। दोस्तों, स्मारक तथा जो भवन हैं वो इतिहास के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत माने जाते हैं, क्योंकि इनसे हमें समय विशेष के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और स्थापत्य कला के विकास की जानकारी मिलती है। इनके अंतर्गत हम मुख्य रूप से मठ, मंदिर, चैत्य, विहार, राजप्रसाद, दुर्ग, भवन आदि को शामिल कर सकते हैं। जैसे कि इनमें हम देखते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो स्मारक हैं उनसे हमें सिंधु घाटी सभ्यता के सांस्कृतिक और कलात्मक पक्ष की जानकारी मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता में जिस प्रकार के भवन हमें मिलते हैं उनसे हमें उनके रहन सहन के बारे में, उनके सामाजिक जीवन के बारे में और उनके स्थापत्य कला की ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वैसे ही हम देखते हैं कि देवगढ़ जो झांसी में स्थित है कि भीतरी गांव के जो मंदिर है उनसे हमें गुप्तकालीन धार्मिक जीवन और स्थापत्य कला की जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार भारत से बाहर भी हमें कई स्मारक और भवन प्राप्त होते हैं, जैसे कि कंबोडिया के विष्णु मंदिर और बोरोबुदुर के बौद्ध मंदिर स्मारक जो हैं उनसे हमें दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत के औपनिवेशिक और सांस्कृतिक विस्तार की कहानी के बारे में जानकारी मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पुरातात्विक स्रोतों के अंतिम पक्ष, मूर्तियाँ एवं शैल चित्रों के बारे में। मूर्तियाँ एवं शैल चित्र। दोस्तों, जो मूर्तियाँ और शैल चित्र हैं वो हमें तात्कालीन समय के बारे में विशेष जानकारी प्रदान करते हैं। इनमें मूर्तियाँ जो थी वो विशेष प्रकार की धातु, टेराकोटा और पत्थर से निर्मित है मुख्य रूप से, और इनसे हमें उस समय के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। शैल चित्र से जहाँ तक तात्पर्य, शैल चित्र जो हैं वो शैलाश्रयों या गुफाओं या कंदराओं में बने जो चित्र हैं उन्हें शैल चित्र कहा जाता है। इन चित्रों से हमें आदिम मानव या प्रागैतिहासिक मानव के जीवन के विभिन्न पक्षों, जैसे उनके सामाजिक जीवन, उनके सांस्कृतिक जीवन, उनके धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, शैल चित्र जो है मुख्य रूप से राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में मिलते हैं। इसके अलावा शेखावटी और उत्तरी क्षेत्रों में भी ये पाए जाते हैं। शैल चित्रों के मामले में मध्य प्रदेश के दो जो क्षेत्र हैं वो मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं, एक तो भीमबेटका और दूसरा पचमढ़ी। ये दोनों ही स्थल हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन्हें जब मैप में इन्हें पूछा जाता है अक्सर। तो इस प्रकार हमने देखा है कि भारतीय इतिहास की जानकारी के जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो साहित्यिक स्रोतों की तुलना में अधिक विश्वसनीय और अधिक महत्वपूर्ण हैं। अगर दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और इसे लाइक करें। और इस वीडियो के बारे में, इस टॉपिक के बारे में अगर आपके किसी प्रकार के सवाल हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।